स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कराया था। अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको मैंने शीलगुण के शीलगुण उपागम करा दिए थे। शीलगुण उपागम का पंचकार्य मॉडल रह गया था, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें आपका आता है पंचकार्य मॉडल, जो पाल कोस्टा ने दिया है। पाल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैक्रे ने दिया है 1994 में। इन्होंने पंचकार्य मॉडल में इन्होंने 5 कारक बताए हैं, जिसमें पहला कारक है बहिर्मुखता। बहिर्मुखता में व्यक्ति क्या होता है, सामाजिक रूप से सक्रिय, बातूनी, मजाकिया, स्नेहपूर्ण व्यवहार दिखलाता है। और इसके विपरीत जो भी अंतर्मुखी में होते हैं वो शर्मीले, संयमी व शांत सचेत प्रकृति के होते हैं। दूसरा है आपका संपत्तिशीलता। संपत्तिशील इस कारक में व्यक्ति सहयोगी होते हैं, दूसरों पर विश्वास करने वाले होते हैं, उदार होते हैं, सीधे, उत्तम प्रकृति आदि संबंध दिखलाते हैं। जिसमें दूसरी तरफ असहयोगी, संकालू, चिड़चिड़ा, जिद्दी और बेरहम आदि प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। तीसरा है कर्तव्यनिष्ठता। कर्तव्यनिष्ठता में एक परिस्थिति में व्यक्ति आत्मानुशासित, उत्तरदायी, उपलब्धि उन्मुखता, काफी सोच समझकर विचार कर व्यवहार करने में और संयमबद्ध शीलगुण होते हैं। तो दूसरी तरफ क्या होता है इसमें, बिना सोचे समझे असावधानी पूर्वक, असंवेदनशील होकर, कमजोर या आधे मन से व्यवहार करने वाले शीलगुण कर्तव्यनिष्ठता में पाया जाता है। चौथा है मनस्ताप प्रकृति। मनस्ताप प्रकृति में पहले इसमें काफी शांत, संतुष्टि, रोगभ्रमी विचारों से अपने आप को मुक्त पाता है, तथा दूसरी तरफ इसमें क्या दिखाता है कि काफी उत्तेजित होता है, असंतुष्ट होता है और रोगभ्रमी विचारों से घिरा हुआ पाया जाता है। पांचवा है इसका अनुभवों के लिए खुलेपन या संस्कृति। इसमें ये इस कारक में पाया जाता है कि पहले व्यक्ति कभी कभी काफी संवेदनशील, काल्पनिक और बौद्धिक भद्र होता है, तो दूसरी तरफ होता है इसमें असंवेदनशील, रूपरेखा संकीर्ण, असभ्य, अशिष्ट व्यवहारों से संबंधित शीलगुण इसमें पाया जाता है। अब आता है इसमें मनोगत्यात्मक उपागम। जो नेक्स्ट उपागम है इसका मनोगत्यात्मक उपागम, जो सिगमंड फ्राइड ने 1856 से 1939 के बीच में दिया है। ये एक मनोचिकित्सक है। इन्होंने रोगियों को की चिकित्सा के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर उपागम को विकसित किया था। इन्होंने 3 स्तर बताए थे, चेतन के 3 स्तर बताए थे, जिसमें सबसे पहला है चेतन मन। इसमें व्यक्ति को उस मानसिक क्षमता से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति उचित और अनुचित कार्य का निर्णय करता है। मन में अनुभूति और संवेदनाओं जो जिसमें मौजूद होती हैं, या फिर कहें कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, तब वह हम उसे चेतन मन कहते हैं। दूसरा है अर्धचेतन। अर्धचेतन में इसमें वैसी इच्छाएं और भाव आदि होते हैं जो हमारे चेतन मन में अनुभव में नहीं होते, परंतु प्रयास करने पर क्या है वो माइंड में आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी कलाई को घड़ी पर टेबल पर नहीं देख कर परेशान हो जाते हैं और खोजने लगते हैं, और फिर हमें याद आता है कि हमने उसको बनवाने के लिए दुकान पर दिया है, तो ये क्या है, एक अर्धचेतन का उदाहरण कहलाएगा। तीसरा है अचेतन मन। अचेतन मन से तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से आते हैं जिसमें के प्रति लोग जागरूक नहीं होते हैं, जिसमें व्यक्ति की इच्छाएं याद करके चेतना पर लाना तो चाहते हैं, परंतु क्या होता है उसमें ऐसी विचार उनको नहीं ला सकते हैं। जैसे असामाजिक है, उसमें अनैतिकता है और घृणित इच्छाएं हैं। ये आपका अचेतन मन से संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यक्ति की संरचनाएं। व्यक्ति की संरचनाएं में 3 कारक दिए हैं। इसमें 3 संरचनाएं दी हैं, जिसमें पहला है इड, उपायन। उपायन में यह व्यक्ति का जैविक कारक कहलाता है।
जो व्यक्ति के जन्मजात होता है, यानी जन्म से रिलेटेड होता है। जैसे आपको पता होगा जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ये नहीं पता है कि हमें भूख लगी है या प्यास लगी है, तो कोई रिश्तेदार बैठा है तो उसके सामने क्या है, वो ये नहीं जानते हैं कि कोई सामने है, पर वो रोने लग जाते हैं। तो रोने लग जाते हैं तो उनको भूख और प्यास लगी है, तो फिर वो उनकी जो इच्छा है उसको पूरा करना होता है। दूसरा है इसमें बच्चा उचित और अनुचित, यानी कि वो चीज़ नहीं जानता है कि उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, बस उसको भूख लगी है तो उसको सिर्फ भूख और प्यास से ही मतलब है, अगर भूख और प्यास लगी है तो। दूसरा है इसमें अहम, ईगो, जिसे हम ईगो बोलते हैं। ईगो में क्या है, यह वह तंत्र है जिसके द्वारा ईड को नियंत्रण करते हैं, यानी कि जो हमारा उपायम है उसको हम कंट्रोल करते हैं इसमें। और अहम का प्राथमिक कार्य दुनिया की मांगों और इनकी इच्छाओं के बीच संतुलन प्रदान करता है, यानी कि एक बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। यह इनको अपनी इच्छाओं को व्यक्ति के करने से अवसर देकर ऐसा करता है, लेकिन केवल उन परिस्थितियों में जहां ऐसा करना सुरक्षित होता है। यानी कि कहीं भी जब वो लगता है कि बच्चा, देखो होगा आपने कि थोड़ा इसमें बड़े होने के बाद हमें ईगो आ जाता है, यानी कि अगर बच्चे को भूख या प्यास लगी तो थोड़ा सा पेशेंस रखेगा, अगर कोई भी आए तो उसके बाद वो क्या है, उसको ईगो को हर्ट होगा कि अगर मैं इस तरह से बोलूँगा तो मेरे बारे में कोई भी क्या कहेगा। तीसरा है परा एंड सुपर ईगो कहते हैं इसे नैतिक मन भी कहते हैं और विवेक भी कहते हैं। यह व्यक्ति का नैतिक पक्ष कहलाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यानी कि सुपर ईगो में क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह अपना तल्लीनता, यानी कि जो भी माता पिता ने के साथ उसने अपना व्यवहार जो स्थापित किया है उसमें वो घुल मिल के हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह सीख जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसमें बचपन में सामाजिकरण के दौरान बच्चा माता पिता द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने अहम में आत्मसात कर लेता है, यानी कि उसको अपने अंदर ऐसे बिठा लेता है कि मम्मी पापा ने जो भी बताया है वो हमारे लिए उचित है या अनुचित है ना, वो समाज में रहने के लिए हमें तैयार करते हैं। तो यही इसके बाद ही परा जो भी हमको सीखते हैं वो परायण का रूप ले लेता है। अब आता है इसकी अहम प्रक्रम रक्षा युक्तियाँ, जिसमें हम अपने आप को बचाने के लिए कौन कौन सी रक्षा युक्तियाँ अपनाते हैं। जिसमें सबसे पहला है दमन। दमन में आता है कि एक व्यक्ति जानबूझकर परेशान करने वाले विचारों को दूर हटाता है, यानी कि वो अपने पास तक नहीं आता है, वो अपने इच्छाओं को या उस चीज़ों को दबा देता है और कहता है और अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, ताकि वो वास्तविकता और दैनिक जीवन की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सके। या फिर जैसे किसी व्यक्ति को सकारात्मक आत्म छवि के खतरे में डालने से रोकने के लिए, यानी कि जो भी खतरे में डालने से रोकने के लिए उसको नकारात्मक भावनाओं या अप्रिय संज्ञान के अनुभव और अभिव्यक्ति को बंधित करने की प्रवृत्ति को वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसको दमन का यूज। दमन खुद को सोचने या महसूस करने की क्रिया को रोकने की क्रिया है, यानी कि अपने आप को जो भी महसूस हो रहा है या जो भी इच्छा है उनको दबाने की क्रिया को दमन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें युक्तिकरण। दोषपूर्ण तर्क के द्वारा असंगत व्यवहार का उचित ठहराना, यानी कि जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, अंगूर खट्टे, यानी कि देखा होगा आपने कि एक लोमड़ी जब वो उस तक नहीं पहुंच पाती है, यानी कि अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती है, तो क्या है, उसने अपने आत्मरक्षा युक्ति लगा के क्या बोल दिया कि अंगूर खट्टे हैं इसीलिए मैं उनको नहीं खा रही हूँ। तो ये रक्षा युक्ति है आपकी। तीसरा है आपका प्रतिक्रिया निर्माण में अहंकार के लिए किसी भी विचार या भावना के खिलाफ खुद का बचने का तरीका है। जैसे कि आपने देखा हो एक भ्रष्ट नेता अगर भ्रष्टाचार पे भाषण देता है तो क्या है, वो प्रतिक्रिया निर्माण का एक उदाहरण कहलाएगा। अब आता है विस्थापन।
विस्थापन में इस प्रतिरक्षा युक्ति में अपने संवेगों या प्रेरणाओं को किसी वस्तु विशेष से हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर विस्थापित कर देते हैं। जैसे किसी माता पिता के द्वारा भाई बहन का पीटा जाना। ये क्या है, भाई बहन का पिटाई लगने पर बच्चा क्या करता है, अपने छोटे भाई बहनों पर को पीटना या पीटने लग जाता है या फिर उन पर गुस्सा करने लग जाता है। तो ये एक विस्थापन का उदाहरण है। प्रक्षेपण। प्रक्षेपण में व्यक्ति दूसरे लोगों या वातावरण के प्रति अपने विचारों, भावनाओं या दृष्टिकोण को अन्य लोगों या वस्तुओं पर आरोपित करने लग जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि परीक्षा में फेल हो जाने पर इसका दोष स्वयं पर न लेकर बच्चे क्या करते हैं कि टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया था या फिर उस टाइम पे हमारे घर ये प्रोग्राम था या ये चीज़ थी, तो क्या है, अपने आप को बचाने के लिए वो इस तरह के उपाय, रक्षा युक्ति अपनाता है। अब आता है खंडन। खंडन में ये प्रतिरक्षा युक्ति में व्यक्ति क्या है, वास्तविकता से पूर्ण रूप से अस्वीकार करता है। यानी कि जो भी वास्तविकता में है, उसको रियलिटी है, जो भी उसके लिए या कोई बीमारी है या कोई परेशानी है या कोई चिंता है, उससे मुक्त होने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को वास्तविकता से पूर्ण रूप से मना कर देता है अपने आप को। जैसे कि एड्स है, HIV है या संक्रमित व्यक्ति, इसमें क्या करता है, इस बात को पूर्ण रूप से खंडित करने लग जाता है कि मुझे ऐसी कोई बीमारी या रोग नहीं है। अब आता है इसके बाद प्रतिगमन। प्रतिगमन में जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए बाल्यावस्था में पलटने की प्रवृत्ति को प्रतिगमन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का फूट कर रोना, वो प्रतिगमन कहलाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं। व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था है मुखावस्था के अंतर्गत बच्चे के जन्म से लेके 2 वर्ष तक की आयु आती है। इसमें बच्चा चूसना, निगलना, बलबलाना आदि यानी कि जो भी क्रियाएं होती है वो मुंह के द्वारा होती है। और दूसरी है गुदावस्था में ये स्टेज 2 से 3 साल तक की मानी जाती है। इसमें इस आयु के बीच की मानी जाती है। इसमें गुदा क्षेत्र से आने वाले मलमूत्र के माध्यम से जो भी प्रशिक्षण या तौर तरीका व्यक्तित्व के बाद जो विशेषताओं का द्वारा अनुभव किए जाते हैं, वो इस अवस्था में सीखे जाते हैं, गुदावस्था में। अब आता है लिंग प्रधानावस्था में ये 4 से 6 वर्ष तक की आयु तक का होता है। इस अवस्था में बच्चे स्त्री और पुरुष में भिन्नता जानना सीखते हैं और इसमें जो मातृ मनोग्रंथि और पितृ मनोग्रंथि का विकास होता है। चौथी अवस्था है अव्यक्त अवस्था के अंतर्गत 6 से 7 साल से प्रारंभ होकर लगभग 12 साल तक की आयु के बच्चों तक रहती है। इसमें बच्चे क्या है, जो भी बच्चों में लैंगिकता के प्रति जो प्रकट या व्यक्त इच्छा जो दिखती है, उसमें अर्थ में अवस्था में लैंगिक अवस्थाएं भिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे शिक्षा से संबंधित, चित्रकारी से संबंधित, खेलकूद से संबंधित। अब आती है नेक्स्ट जननेंद्रिय अवस्था के अंतर्गत यह अवस्था 13 साल से प्रारंभ होकर और जीवन भर चलती है, यानी कि निरंतर चलती रहती है, जिसमें किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था दोनों ही इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है इसका व्यक्तित्व का मापन। व्यक्तित्व के मापन के अंतर्गत इसको हम इसके मापन के अंतर्गत 3 दिए हैं, जिसमें पहला है मनोमितिकी या सेल्फ प्रतिवेदन माप, सेल्फ रिपोर्ट, यानी कि अपने आप के खुद के बारे में व्यक्ति क्या है क्या नहीं है, उसकी रिपोर्ट का पता लगाने के लिए ये सबसे पहला इसमें बनाया है उन्होंने मिनीसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व आविष्कारिका। व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व के मापन में 3 मापन दिए हैं, 3 विधियां दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है मनोमितिकी या आत्म प्रतिवेदन माप।
जिसे सेल्फ रिपोर्ट भी कहते हैं। सेल्फ रिपोर्ट के अंतर्गत क्या है, अपने ही बारे में या दूसरों के ही बारे में खुद की ही जानकारी प्राप्त करने के लिए ये परीक्षण बनाया गया है। इसमें सबसे पहला परीक्षण है मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व आविष्कारिका, यानी कि पहला पार्ट है इसका, जिसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के बाद ये सेकंड पार्ट आया है जो व्यक्तित्व का मापन करता है। इसमें 557 क्वेश्चंस हैं जो सही गलत पर आधारित हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है वो मापने में सहायता मिलती है। आइजेनिक का सिद्धांत, जिसे ईपीक्यू, आइजेनिक व्यक्तित्व प्रश्नावली, जिसे ईपीक्यू भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति के मापन के लिए अंतमुखी और बहिमुखी परीक्षण पर आधारित है। इसमें व्यक्ति के अंतमुखी टाइप का है। या तीसरा है कैटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, इसे 16 पीएफ भी बोलते हैं। इसमें व्यक्ति के 16 शील गुणों को पता लगाने के लिए प्रश्नावली बनाई गई है। अब इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक प्रक्षेपीय प्रविधियाँ फ्रैंक द्वारा दी गई हैं, जो 1939 में दी गई हैं। इन्होंने भी कई परीक्षण किए हैं, जिसके माध्यम से क्या प्रोजेक्टिव जो प्रोजेक्ट के आधार पर लोगों के व्यक्तित्व को पता लगाने के लिए सही और गलत को बताने के लिए इसमें ये प्रैक्टिकल बनाए गए हैं। जिसमें रोशा शेख डब्बा है, जिसमें ये हरमन रोशा जो हैं उन्होंने अपने जैसे इंक के द्वारा जो भी स्याही टपकने के माध्यम से जो भी पिक्चर बनी है उसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन करने पे, यानी कि कौन व्यक्ति उस इंक के डिज़ाइन को क्या नाम देता है, उसके आधार पर उनका परीक्षण करना है या विश्लेषण करना है। ये 1921 में दिया गया है। दूसरा है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, इसे टीएटी भी बोलते हैं। इसे मरे और मॉर्गन ने दिया है और 1938 में दिया है। इसमें कुछ पिक्स के आधार पर किन लोग जो दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर एक कहानी तैयार करनी होती है, इसके माध्यम से व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। तीसरा इसमें रोजनबेग ने तस्वीर कुंठा परीक्षण दिया है, जो 1978 में दिया है। इसमें किसी भी जैसे कि किसी भी के लिए भी कोई भी अच्छा कौन है, कौन कुंठित है, यानी कि दो कैरेक्टर हो जिसमें कौन उससे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कौन कर रहा है, या तुम्हें पॉजिटिव है तुम्हारी तरफ से, कौन नेगेटिव है, उसके आधार पर कुंठा परीक्षण बनाया गया है। फोर्थ पॉइंट है आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण 1950 में दिया गया है। इसके आधार पर जैसे कि आप उसमें परीक्षण में कुछ अधूरे वाक्य दिए गए होते हैं जिनको पूरा करना होता है। जैसे कि उसमें दिया जाता है मुझे सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तो डैश डैश करके यानी कि आप बता सकते हो उसमें किससे लगता है। तो उसके आधार पर जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा वो वाक्य पूर्ति परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद आता है व्यवहार परक विश्लेषण। व्यवहार परक विश्लेषण के आधार पर व्यक्ति का मापन किया गया है। इसमें लोगों के व्यवहार को समझने के लिए, व्यवहार परक में यानी कि लोगों के व्यवहार को समझने के लिए ये प्रैक्टिकल बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है साक्षात्कार। साक्षात्कार में एक संगठित साक्षात्कार है, संगठित साक्षात्कार, और दूसरा है असंगठित साक्षात्कार, यानी कि जो साक्षात्कार के माध्यम से जो भी व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटीज है उनका पता लगाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है व्यवहार रेटिंग्स, यानी कि अपने आपने देखा होगा जो भी एक व्यक्ति के बारे में अगर किसी से जानकारी प्राप्त करनी है तो कई लोगों को एक साथ बिठा के और उस व्यक्ति के बारे में रेटिंग्स ली जाती है, तो उसके माध्यम से क्या है उसकी व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। जैसे 1 से 10 नंबर तक उसको देने के लिए कहा जाए तो कौन कितने नंबर देगा, उसके आधार पर उसका व्यवहार विश्लेषण किया जा सकता है। तीसरा है मनोनयन। मनोनयन में जैसे कि आपने देखा हो क्लास में बच्चे जो होते हैं साथ में, जैसे किसी में लीडरशिप की या मॉनिटर बनने के लिए क्षमता होती है, तो उसके आधार पर बच्चों से पूछा जाता है कि नॉमिनेट किया जाता है उनको कि वो किसको ज़्यादा वोट करेंगे या कौन क्लास में ऐसा है जिसको आप अपनी क्लास का मॉनिटर बनाएंगे। प्रेक्षण के अंतर्गत आता है, शिक्षण के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी के बारे में तो उस व्यवहार के आधार पे उसको निरीक्षण किया जाता है।
अब आता है परिस्थितिजन्य परीक्षण। परिस्थितिजन्य परीक्षण में कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जिनको सुलझानी होती हैं, तो व्यक्ति को उससे रिलेटेड कुछ वर्क दिया जाता है, तो उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग उनको सुलझाने में मदद मिलती है। तो कौन किस तरह से उस समस्या को सुलझा सकता है, उसके आधार पर उसका व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। तो इसके बाद अब ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, और इसके बाद आप मेरे चैनल को जो भी अगर टॉपिक आपको लगता है कि नहीं समझ में आया है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके बता दें कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। और वैसे आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।